सो हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है रुद्र विश्वास और ये देख रहे हैं आप हमारा चैनल यूटोपिया एकेडमी। और आज इस चैनल पर एक हमारा गेस्ट आए हुए हैं। इनका नाम है सोमो विश्वास। इनका एक नया यूट्यूब चैनल है हिंदी में जिसका नाम है सोमो विश्वास हिंदी। और आज इस वीडियो पर हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेमोक्रेसी है इसका डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या मतलब एब्सोल्यूट होना चाहिए या फिर एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। और इस रिगार्डिंग हम लोग कुणाल कामरा, रणबीर इलाहाबादिया, ये सारी चीज जो रिसेंट चीज हो रहे हैं इंडिया में, इंडियन पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम इसके अंदर जो भी चीज हो रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पेशली कुणाल कामरा का जो केस है इसके बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। सो जी जी। शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि जो कुणाल कामरा ने जो वीडियो बनाया है या फिर उसके रिगार्डिंग जो पुलिस केसेस हुआ है और उनको अभी डेथ थ्रेट्स भी मिल रहा है, क्या ये सारी चीज जायज है या फिर मतलब नहीं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या फिर जो कहा है वो गलत हो या सही हो, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है तो इट्स वैलिड टोटली। जी पहले तो बोलना चाहूंगा कि हरारी जी की एक किताब थी सेपियंस। वहां पे एक बहुत अच्छी लाइन थी जो मुझे आज भी याद है कि वहां पे उन्होंने कहा था कि एक जो बटरफ्लाई होता है, तितली होती है, वो उड़ इसीलिए पाती है क्योंकि उसके पास उसके अपने पंख है। इसलिए नहीं उड़ पाती क्योंकि उसके पास उड़ने का राइट है। तो कुणाल कामरा जी के पीछे जो वहाँ की जो पुलिस या फिर जो प्रशासन है, वो उनके पीछे पड़ गई, इसीलिए पड़ गई क्योंकि वो पड़ सकती है पहले तो। अब नैतिकता उसके बाद आती है। पहले तो हमारा ये जो व्यवस्था है वहां पे हमारी ये जो व्यवस्था है वहां पे ऐसे किसी के पीछे लग सकते हैं, इसलिए लगे हैं। पहले पहला पॉइंट मैं तो बोलूंगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो नैतिकता का आता है, वो हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि पुलिस जो सिस्टम है, जो पुलिसिंग है, उनका भी ये राइट है कि कुणाल कामरा के अगेंस्ट में केस करना और ये सारी चीज को मतलब आगे लीगल एक प्रोसीडियर के अंदर धकेल देना, लेके जाना। लेकिन नैतिकता मतलब जो मोरालिटी है, मोरल जो वैल्यूज है, अगर इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करें, मतलब क्या एक वैलिड केस है, मतलब हम लोग मतलब एक अनलॉफुल चीज जो सोसाइटी में होता है और जो अनजस्ट चीज होता है, दोनों में एक अंतर होता है। मतलब मैं अगर कोई भी चीज को 10 रुपए में जो बेचना है मार्केट में, मैं 10 रुपए की जगह अगर 15 रुपए में बेचूं, तब इसके लिए मुझे केस नहीं कर सकते आप मुझे, मतलब एक अनजस्ट चीज है, मैं एक अच्छा चीज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लीगल प्रोसीड्यूर के अंदर मतलब लीगल जो सिस्टम है इसके अंदर नहीं आता। लेकिन लीगल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तब उसको तोड़ मरोड़ कर कोई भी केस लगा सकते हो आप मुझ पर, लेकिन इन जनरल वो लीगल सिस्टम का जो मेन जो फाउंडेशन होते हैं उसके अंदर नहीं आता। तो मेरा सवाल ये है कि कुणाल खन्ना ने जो कहा है या जो भी उन्होंने किया है पूरा प्रोग्राम पर, क्या ये अनलॉफुल चीज है या फिर अनजस्ट चीज है या फिर ये बिल्कुल ही जस्ट चीज है। और अनलॉफुल तो बिल्कुल नहीं बल्कि टोटली लॉफुल है, मतलब चार ऑप्शन है: लॉफुल, अनलॉफुल, जस्ट, अनजस्ट। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारे देश में जब गणतंत्र या फिर जो डेमोक्रेसी है वो आ रही थी, माने मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद, तब गांधी जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। मतलब कि हमारे राष्ट्र में केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनको बहुत सारे ज्यादा क्षमताएं दी गई हैं, हद से ज्यादा क्षमताएं दी गई हैं। और ये जो कर्ता धर्ता हैं, वो इस शक्ति का कैसे उपयोग करेंगे, इसके लिए वो हाईली मोरल पर्सन होने चाहिए। सीधी बात है। अब जो ये हमने कांड देखा कि जो कुणाल कामरा जी है, उन्होंने अ, झूठ नहीं बोला। मैंने जितना देखा कि उन्होंने कोई झूठ बात नहीं बोली। डेमोक्रेसी में कोई भी चीज हम किसी को अ, नीचा ना दिखा के या फिर झूठ ना बोल के बहुत चीजें हम रख सकते हैं। तो मुझे मेरा मतलब मेरा जो ख्याल है कि जो ये हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। अगर मोरालिटी के दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल ही गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे खतरनाक खतरनाक जो वाणियां हैं वो हमें बहुत लोगों से सुनने को आती है। जैसे कि हमारे हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में कोई कहता है यहाँ पे मिनी पाकिस्तान बना देंगे। अगर हम कर्नाटक में जाए तो वहाँ देख 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 सकते हैं कि कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी दुकान हो, वहाँ पे हिंदी का कोई साइन बोर्ड नहीं होना चाहिए, तो हिंदी के साइन बोर्ड वो तोड़ रहे हैं।
तो इससे बहुत खतरनाक चीजें हमने देखी है हमारे देश में। तो उनके साथ अगर हम तुलना करें तो कुणाल कामरा जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये ऐसा ही है कि मेरे पास क्षमता है तो मैं आपके साथ जो कुछ करूंगा, मोरालिटी का कोई मतलब ये कुछ भी नहीं देख रहे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही इमोरल चीज है। नाउ आई गॉट योर पॉइंट। तो आपने यहाँ पे जो चीज क्लियर कर दिया। हाँ, और ऑडियंस के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये एक बिल्कुल एक पॉडकास्ट की तरह स्ट्रक्चर नहीं होगा आज का हमारा डिस्कशन। तो बीच बीच में मैं भी बहुत सारा चीज, बहुत सारे पॉइंट्स रखूंगा। तो इस रिगार्डिंग मुझे भी एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ही कि डेमोक्रेसी में अभी जो डिस्कशन हो रही है, जो कुणाल कामरा के बारे में, क्या उन्होंने सही किया या फिर गलत किया, जो लीगली राइट है, लॉफुल अनलॉफुल है चीज। लेकिन रिसेंटली इंडिया का बहुत ही पॉपुलर एक इंटरव्यूअर है करण थप्पड़, उनका इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में बहुत ही पॉपुलर एक इंडियन राइटर चेतन भगत आए थे। ठीक है, तो उस इंटरव्यू को मैं देख रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चेतन भगत ने जो कहा है कि कुणाल कामरा के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा कि ही इज क्वेश्चनिंग हिज टैलेंट ऑफ कॉमेडी। कुणाल कामरा का जो कॉमेडी का टैलेंट है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बहुत ही डाउटफुल है इसके बारे में। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो गलत हो रहा है, लेकिन कुणाल कामरा ने जो कहा है वो शायद मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन उनको शायद नहीं कहना चाहिए ये सारी चीज। लेकिन यहाँ पे मेरा पॉइंट है ये कि कुणाल कामरा ने जो कहा है उस चीज को हम लोगों को बहुत पहले, बहुत ही पहले, बहुत जोर से बहुत सारे इंसान को कहना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। और इसीलिए आज जो क्वेश्चन है वो एक मार्जिन या फिर एक बॉर्डर लाइन के पास आ चुके हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को एक चीज समझना होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। मतलब हम लोगों को लगता है डेमोक्रेसी मतलब जब जाके एक दिन वोट दे देना 5 साल में या 4 साल में, लेकिन ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन है, इमेजिनिंग काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव सोशल ऑर्डर। जब कोई भी चीज सोसाइटी में होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में रिसेंटली एक रेप केस हुआ था, और इंडिया में बहुत सारे जगह पे हो रहे हैं ये सारी चीज, वुमेन सेफ्टी के बारे में, मतलब कुछ फॉरेनर्स को भी रेप हुआ है जो ट्रैवल करने के लिए इंडिया में आए थे कुछ महीने पहले। ये इसका एक न्यूज, स्पेनिश थे वो, हाँ यस स्पेनिश एक। स्पैनिश। हम्म। और एक कुछ कुछ साल पहले भी और एक फॉरेनर के साथ ये हुआ था सेम चीज। ठीक है, तो ये जो सारी चीज हो रहा है जो सोसाइटी, तब हम लोग क्या कहते हैं, हमारे अंदर एक इमोशंस आते हैं कि ये चीज तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जब हम लोग ऐसे कहते हैं, जब हम लोग ऐसे सोचते हैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, सो वी आर ऑलरेडी ट्रांसपोर्टिंग आवर थॉट इनटू एन इमेजिन स्पेस विद इन आवर माइंड। मतलब जो जिस सोशल ऑर्डर में हम लोग है, जिस जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बाहर एक इमेजिन स्पेस पर हम लोग हमारा माइंड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और वो जो इमेजिन स्पेस है हम लोग उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं करते हैं। लेकिन हमारे अंदर भी कभी कभी वी आर जस्ट टेकन अवे इमीडिएटली बाय दैट इमेजिन स्पेस। लेकिन जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, दे एक्सप्लोर दैट इमेजिन स्पेस टू डीपली एंड टू वास्टली। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो इमेजिन स्पेस है, ये जो इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन ही है। जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आज जो सोसाइटी में हो रहा है इसके आगे कोई फ्यूचर नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे में है, फ्यूचर एंड हो जाएगा, या फिर इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग जो हो रहा है, तो आगे मतलब बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव चीज होने का चांसेस है। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं, तो ये क्या है, इमेजिनेशन है, एक्चुअल फ्यूचर नहीं है। मतलब जो इवेंट हो रहा है उसके आगे क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग एक चीज को इमेजिन कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है। लेकिन जब हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो इसका मतलब इट इज एन एंड नॉट ऑफ द फ्यूचर बट एंड ऑफ दैट इमेजिनेशन इटसेल्फ। जो इमेजिन हम लोग कर रहे हैं जो ऑल्टर्ड स्पेस पर, उस इमेजिनेशन के अंदर इमेजिनेशन ही खुद को एंड में पुट कर रहा है, खुद का एंड हो रहा है, तो वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। और ये जो इमेजिनेशन है हम लोगों को लगता है कि ये इमेजिनेशन अलग है सोसाइटी से, लेकिन ऐसे नहीं है। जो अभी का सिचुएशन है वो सिचुएशन इस इमेजिनेशन को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। अगर हम लोग 500 साल पहले सोसाइटी के बारे में सोचते तो हम लोग कुछ अलग चीज इमेजिन करते कि फ्यूचर कैसा होगा। 10 साल पहले अगर सोचते कि सोसाइटी 10 साल बाद कैसा होगा, तो वो अलग चीज हम लोग इमेजिन कर रहे होते। और अभी जो इमेजिन कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो ये जो इमेजिनेशन है विच इज स्ट्रक्चर्ड बाय आवर प्रेजेंट सिचुएशन, जो अभी हम लोग सिचुएशन में है, उसका जो इवेंट्स है, जो डार्क चीज हो रहा है, उसका इफेक्ट में वो इस इमेजिनेशन का एक पार्ट है। इमेजिनेशन के अंदर वो अपीयर हो रहा है। और वो जो इमेजिनेशन है वही चीज, उसी चीज के थ्रू, उसके अंदर जो ब्लीक इमेजेस होते हैं, जो डार्क इमेजेस होते हैं, वो चीज हम लोगों को ये बताता है कि सोसाइटी के अंदर अभी कोई होप नहीं है। जो होप हम लोग इमेजिनेशन के अंदर भी लैक करते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं देयर इज नो फ्यूचर। और ये तो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि हम लोग
ऑलरेडी इमेजिन कर रहा है एक ऐसा एक सोसाइटी को जिसके अंदर ये सारी चीज नहीं होगा, जिसके अंदर रेप नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, या फिर जिसके अंदर लोग पीसफुली रह सकेंगे, ये सारी चीज को हम लोग ऑलरेडी उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। वो जो स्पेस है, उसी स्पेस से डेमोक्रेसी उभर कर आता है, ना कि डेमोक्रेसी से हम लोगों को उस स्पेस पर पहुंचना है। दिस इज द ग्रेटेस्ट कंफ्यूजन वी डू। लेकिन वो स्पेस क्या है? दैट इज द स्पेस ऑफ द फ्रीडम। मतलब हम लोगों को लगता है जो लॉस है, जो रूल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस आर इटर्नल। हम लोग बचपन से, जो पेरेंट्स है हम लोगों को ये चीज कहता है कि पापा बोलो, मम्मी बोलो, तो हम लोग उस चीज को सुनते हैं, फिर इंटरनलाइज कर लेते हैं। अभी मैं मतलब कैरेटे क्लास जा रहा हूँ, तो टीचर कह रहे हैं वन, तब हम मुझे हाथ को एक तरीके से जेस्चर करना है, पैर को एक तरीके से, जब टू कहेंगे तो दूसरे तरीके से। तो मैं एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ और कॉन्स्टेंटली इंटरनलाइज कर रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग में बिहेव कर रहा हूँ। और ये बचपन से हर एक चीज पर, लैंग्वेज में, ड्रेस में, फूड में, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी में, रिलेटिव्स के सामने, हर वक्त हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड को इंटरनलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास एक पैटर्न हो चुका है, कोई भी चीज हम लोग एक्सटर्नली देखेंगे तो उसको फॉलो करेंगे, उसको इंटरनलाइज करेंगे। ऐसा ही जब सोशल लॉ ऑर्डर को हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को लगता है ये बहुत ही स्ट्रांग चीज है, इसको फॉलो करना है, इसको मेंटेन करना है, और ये लॉस, रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन ये गलत चीज है। वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट दैट। मतलब कुछ लोग ऐसा होते हैं जो इस लॉस को क्रिएट करते हैं, जिसके ऊपर ये सारे लॉ इफेक्ट नहीं करते। जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल कैरेक्टर्स, जो लॉलेस हम लोग कह सकते हैं जिसको, या फिर आउटसाइड ऑफ लॉ, जो इमेजिन स्पेस पर एग्जिस्ट करता है। और वहां से वो लोग सोचते हैं कि किस टाइप का सोशल ऑर्डर होना चाहिए, कौन सा रूल्स रहना चाहिए, क्या क्या लीगल ऑर्डर्स रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जो स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करते हैं, सोशल ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। वो किस पोजीशन से डिफाइन करते हैं? उस इमेजिन स्पेस से, जहां पे कोई लॉ नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। और जब पहली बार उस लॉ को क्रिएट किया जाता है, वो इसलिए क्रिएट हो सकता है क्योंकि उन लोगों के अंदर फ्रीडम है उस लॉ को क्रिएट करने का। और इसीलिए फ्रीडम को एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल उस लिस्ट ऑफ जो लॉ से, उसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्योंकि अगर फ्रीडम नहीं होता उनके पास, तो लॉ क्रिएट ही नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए फ्रीडम को एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल उस लॉ के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं कि देयर शुड बी सम फ्रीडम, देयर शुड बी सम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और जब वो लोग जो लॉलेस है, जो आउटसाइड ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, वो लोग जब लॉ क्रिएट करते हैं, तो दे आर कमिंग अंडर द लॉ। ऐसा नहीं कि लॉ को एक बार क्रिएट हो जाने के बाद वो लोग लॉ के बाहर रहे और कुछ लोग लॉ के अंदर है, ऐसा नहीं। सेम लॉस आर अप्लाइड टू पॉलिटिशियंस। जो लॉ मेरे ऊपर अप्लाई होता है, एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी सेम लॉ अप्लाई होता है। अगर वो कोई क्राइम करेगा तो उसको भी जेल जाना होगा। मतलब जो लोग लॉ का जो रक्षक है, उनके ऊपर भी लॉस अप्लाई होते हैं। मतलब लॉ को एक बार क्रिएट हो जाने के बाद ऑल आर कमिंग अंडर द लॉ। लेकिन जब वो लॉ क्रिएट हो रहा है, जो फर्स्ट मोमेंट है, जो फाउंडिंग मोमेंट है, इन दैट मोमेंट दे एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ लॉ। और वो जो आउटसाइड है, हम ऑर्डिनरी पीपल भी, वी आर ऑल्सो समटाइम ड्राइव इन बाय दैट स्पेस, दैट इमेजिन स्पेस, जो कि लॉ और रूल्स के आउटसाइड है, जहां से हम लोग लॉ को क्रिएट कर सकते हैं या फिर लॉ को देख सकते हैं। और वो जो स्पेस है, दैट इज द स्पेस ऑफ द फ्रीडम। और उस स्पेस को हम लोग इंक्लूड करते हैं इनसाइड द लॉ एज द फर्स्ट प्रिंसिपल, एज द फर्स्ट रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं रहेगा, हम लोग एक दूसरे के साथ जो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कोई कॉफी शॉप में चले जाओ, स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कुछ लोग असेंबल होते हैं स्ट्रीट पर, रोड के बगल में, या फिर कोई कॉलीग से, प्रोफेसर से, जो साथ में आ रहे हैं चार पांच लोग, और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉलिटिकल लीडर ने ये कहा है, या फिर इस पॉलिसी को तो आना नहीं चाहिए था, वो पॉलिसी ऐसा होना चाहिए था। कुछ लोग डिबेट कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग देयर पोजिशन, देयर परस्पेक्टिव। और वो क्या है? आउट ऑफ फ्रीडम, दैट इज देयर फ्रीडम। और जब वो लोग गैदर हो सकते हैं और उसका जो इमेजिन, जो पोजीशन, जो अल्टरनेटिव रियलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उस एक्सप्रेशन, वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर वो चीज नहीं रहेगा, तो वहां से नया लॉ क्रिएट नहीं हो सकता, नया रूल्स नहीं आ सकता। वो जो इमेजिन स्पेस है और जो स्ट्रक्चर है, जो लॉस है, इन दोनों के अंदर हमेशा एक टेंशन क्रिएट होता है। हम लोग कॉन्स्टेंटली, वी ऑल आर मोर और लेस, हो सकते हैं इतना डीपली नहीं एक पॉलिटिकल फिलोसोफर की तरह, लेकिन हम लोग भी उस स्पेस के तरह उसके तरफ, मतलब पेनिट्रेट होते हैं, सीड्यूस होते हैं उसमें जाकर लॉ को देखने के लिए। और जब हम लोग अगर इस डोमेन को, मतलब जब लोग असेंबल हो रहे हैं, जब डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, कुणाल कामरा जैसे या फिर दूसरे इंसान जैसे जो भी कर रहे हैं, उनको अगर जेल में डाला जाए, या फिर आप उस चीज को असेंबल होना, एक्सप्रेस करना, इसको अगर मतलब बंद कर सकते हो, उस फास्ट प्रिंसिपल को हटा सकते हो, यू कैन मेक दैट लॉ एज रिजिड, यू कैन मेक इट एज सम काइंड ऑफ
religious law, something which is given by God and eternal, no need to change, no need to do anything, and no one is going to replace the position of the power, the figure in the power. Those faces who exist in the power, they will never be changed. That is why if you need to create, if you want to create a dictatorship, you have to first reduce or eliminate that first principle, the freedom of expression, to make all those laws as if eternal. No, nothing you can do, nothing you can change. लेकिन अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो तो आप गवर्नमेंट को कह सकते हो कि इस पॉलिसी को चेंज कर दीजिए, हम लोग को ये पॉलिसी पसंद नहीं है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर लॉ के अगेंस्ट में, हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, दैट इज द फ्रीडम, वी कैन असेंबल एंड वी कैन एक्सप्रेस आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों को पसंद नहीं है ये चीज, आपको इस पॉलिसी को नहीं लाना चाहिए था, हम लोग ये कह सकते हैं अगेन एंड अगेन, क्योंकि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव रियलिटी को। लेकिन अगर उस पार्ट को हमारे माइंड से एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी मतलब अगर फ्यूचर एग्जिस्ट करता है तभी फ्यूचर में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फ्यूचर तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, उस स्पेस पर पहुंच सकते हैं, वो जो इमेजिन स्पेस। तो सोसाइटी में जो मेजोरिटी पीपल होता है, वो जो वोट देता है और उस वो लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में काम करता है, हाँ, जो भी पॉलिसीज ला रहा है, जो भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंसान, कुछ लोग, ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई नया पॉलिसी लाया है और उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है, नया कोई रूल या फिर लॉस लाए हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ लोग इंसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो व्हाई दे एक्चुअली बिलोंग, व्हाई दिस पीपल आर कमिंग फ्रॉम, व्हाई दे आर डूइंग प्रोटेस्ट? जो लॉस है, आर दे आर लाइक दे बिलोंग टू द लॉस, दे आर अंडर द लॉ, दे आर आउटसाइड ऑफ लॉ, इन व्हाट रिलेशन दे एग्जिस्ट टू द लॉ? अगर वो लॉ को प्रोटेस्ट कर रहे, लॉ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो लॉ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग ए फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन के थ्रू जो हमारा सोसाइटी को ड्राइव करते हुए आगे तक लेके जाएगा, जैसे गाड़ी में फ्यूल होता है ना, उसे ड्राइव करते हुए आगे तक जाना होता है, ऐसे ही ये जो फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगा, अगर सारे लोग एक ही चीज पर मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, तो देयर विल बी नो ग्रोथ। और ये जो फ्रिक्शन है, ये जो रेबेलियस टोन है, कुछ चीज को एक्सप्रेस करना और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाना, which is the foundational aspect of democratic social order, which is the most important aspect of democratic social order। तो ये चीज इसीलिए कुणाल कामरा जो कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो चीज वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कोई चीज गलत नहीं किया, या फिर ऐसा नहीं कि उनके बारे में केस नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा है कि इसी चीज को ज्यादा इंसान को करना चाहिए था और बहुत ही पहले करना चाहिए था। लेकिन वो इतना नैरो हो चुके हैं हमारा सोसाइटी कि अभी हम लोग डाउट करते, मतलब डाउट कर रहे हैं कि क्या है सही है, क्या है गलत है। ये जो अगेंस्ट में बात करना, जो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में, या फिर जिसके अंदर पावर है, जो एक्चुअल में मेजोरिटी का वोट ओन कर चुके हैं, उसके अगेंस्ट में, उसके पॉलिसीज के अगेंस्ट में, उसके रूल्स के अगेंस्ट में बात करना या फिर क्वेश्चन करना, इस एक नया पॉइंट ऑफ व्यू को देना, वो हो सकता है गलत चीज, गलत पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो प्रैक्टिकल मतलब एग्जीक्यूशन में अच्छा नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉलिटिशियन के बारे में बोल रहे हो जो सही काम कर रहे हो, फिर भी आप उसका क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब ऐसा कह के कि इसके अंदर भी कुछ गलत है, इसके अंदर भी और भी अच्छा किया जा सकता था। तो वो जो फोर्स इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, वो फोर्स दैट इज द फैक्टर दैट ड्राइव्स द डेमोक्रेसी, दैट इमेजिन स्पेस। So imagination is not separated from reality. What we are imagining, that altered state, that altered reality, it is a part of the structure of the system. It is working as a force of the system. और इस इमेजिनेशन को अगर कोई इंसान स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, so be aware of that. That is my message. That is my takeaway from this situation. और ये सिर्फ कुणाल कामरे के साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंसान के साथ हो रहा है। उमर खालिद को जेल भेज दिया गया, और रिसेंटली अब एक मतलब एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर को आप जेल भेज रहे हो वोट के पहले, दूसरे ऑपोजिशन का बैंक अकाउंट को सीज कर रहे हो वोट के पहले। मतलब और क्या देख सकते हो, अब कहाँ पे होता है ये सारी चीज? ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसा चीज देखा, एक छोटा सा वीडियो देखा जिसके अंदर ऐसा कह रहे कि एक कॉमेडी शो, वो भी एक कॉमेडी में, कि औरंगजेब बहुत ही बुरा आदमी थे। वो मतलब दूसरे रिलीजियस को डिस्ट्रॉय करते थे, उसका टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते थे, लोगों को मार डालते थे, और कोई इंसान उसके अगेंस्ट में बात करता था उसे भी मार डालते थे, ठीक है, उसको जेल भेज देते थे, ये सारी चीज। और अभी हम लोग क्या सारी चीज देख रहे हैं? कोई इंसान ऐसा है जो मस्जिद को तोड़ रहा है, या फिर ऑपोजिशन को बैंक अकाउंट सीज कर रहा है, ऑपोजिशन लीडर को जेल में भेज रहा है, ठीक है, और जो भी उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं उनको जेल में, ऐसा कुछ देख रहे हैं हम लोग? ऑलरेडी देख रहे हैं। फिर भी लाइक हम लोगों को अभी लग रहा है कि ये सारी चीज, तो कुणाल कामरा इज नॉट समथिंग व्हिच कुणाल कामरा शुड नॉट बी एन एक्सेप्शन, इट शुड बी द नॉर्म। दिस इज व्हाट वी शुड सेलिब्रेट एक्चुअली, नॉट समथिंग वी शुड डाउट अबाउट इट। और लेकिन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे लिबरल पीपल भी डाउट कर रहे हैं।
जो शॉकिंग चीज है, जो लेफ्टिस्ट होते हैं, जो खुद को लिबरल लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड कहते हैं, वो भी इस चीज पर डाउट कर रहे हैं। मतलब दैट इज द मोस्ट ट्रेजिक थिंग हैपनिंग। जी देखिए, मैं जितना समझ पाया हूँ इसको कि कुणाल कामरा जी ने जो किया वो प्रशंसनीय है, ये मैं मानता हूँ। पर एक प्रिंसिपल है ना कि भगत सिंह आए, अवश्य आए, पर किसी दूसरे के घर से आए। मतलब शहीद हो, किसी दूसरे का बेटा शहीद हो, मेरा बेटा अपना परिवार बसाएगा, बच्चे बनाएगा। क्योंकि जो बच्चे नहीं बनाएंगे वो भविष्य में संख्या में कम हो जाएंगे। तो भगत सिंह हो, नेताजी हो, विवेकानंद हो, कुछ हद तक नेहरू भी हो, पर दूसरे के घर में हो, मेरा घर शांत रहे। तो ये एक समस्या है कि कौन आगे आएगा। ये एक समस्या है कि कौन आगे आके जेल में जाएगा। और ऐसा वातावरण अगर बना देंगे कि जो भी बात करने आएगा या फिर जो भी अपनी बात रखेगा, जो रूलिंग पार्टी है उनके खिलाफ। तो जैसे कि एक यूएपीए एक कानून था कि किसी को भी बिना किसी कारण अनंत काल के लिए कारागार में रखा जा सकता है। ये तो बहुत खराब था। तो जनाबों ने आईपीसी उठा दिया, बीएनएस लाए। अब जो बीएनएस पढ़े हैं और उन्हें तो पता है कि जो यूएपीए जो लॉ है उससे भी खतरनाक लॉ बीएनएस में लाया गया है कि अ, तब एक काल अवधि थी कि इतने वक्त तक किसी कैदी को बिना किसी कारण हम बंदी बना सकते हैं। वो काल अभी और बढ़ा दिया गया है। तो ठीक दिख तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जैसे पहले भी मैंने बताया कि इसके खिलाफ खड़ा होना तो बोलना आसान है, पर वो कौन से वो व्यक्ति होंगे जो सबसे पहले जेल जाएंगे? क्योंकि क्रांति आने से पहले तो बहुत लोग जेल जाते हैं, हमने इतिहास और में भी देखा है। सेक्रीफाइस। यस। तो कौन करेगा वो? यहाँ पे ये जो सवाल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लाइक हु इज गोइंग टू सेक्रीफाइस, फॉर सोशल ऑर्डर, फॉर द फ्यूचर एंड सो ऑन। यहाँ पे मतलब इस चीज के रिगार्डिंग में, जो हमारा जो ऑडियंस है, उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जो भगत सिंह या फिर जो रेवोल्यूशनरी पीपल होता है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, वो सारे इंसान, वो लोग ऐसा सोसाइटी में क्रिएट हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी नॉर्थ कोरिया को देख लो, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का सिचुएशन ऐसा है ना, वहां पे कोई विवेकानंद अभी जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि मेरा घर में मेरा बेटा अच्छा रहेगा, मैं हम यहाँ पे अच्छे से रहेंगे, ऐसा सोचते आ रहे थे। इसीलिए नॉर्थ नहीं, कोरिया आज नॉर्थ कोरिया बना। वहां पे वहां अच्छे नहीं रह रहे हैं। हाँ, वही उन्हें तो। हाँ, वहां वहां बस पे जीना पड़ रहा है। वह पास जीना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब वो क्योंकि अगर उस सोसाइटी में, उस सोशल ऑर्डर में कोई इंसान ग्रेट, कोई क्रिएटिविटी नहीं हो सकता, कोई लीडर नहीं आ सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। मतलब वहां पे इतना मतलब बुरा सिचुएशन है। मतलब कोई एक भगत सिंह भी नहीं आ सकता, इतना मतलब बुरा सिचुएशन है। अब बचपन से बच्चों लोगों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि दुनिया का राजा है वो, जो वहाँ का जो मतलब प्राइम मिनिस्टर है, किम जोंग हो कुछ नाम है किम उनका। जोंग उन, हाँ किम, वो। हाँ ऐसा कुछ, किम योंग हूँ ऐसा कुछ नाम है। तो वो उनका कुछ हेयर स्टाइल है, वही हेयर स्टाइल सबको उस मतलब उस हेयर स्टाइल को छोड़ के बाकी सारे हेयर स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। और वो जो चीज खाएंगे आप वो नहीं खा सकते घर में, ठीक है। और हिस्ट्री भी उनका ही क्रिएट क्रिएट किया गया हिस्ट्री है दुनिया का। अगर आप उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं चाहिए। तो वो जो खाते हैं वही खाए, हमें वो नहीं खाना है, सच हाँ, ठीक है। में। तो यहाँ पे एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि वहां पे सोसाइटी पर कोई कोई भी इंसान उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने का चॉइस ही नहीं है उनके पास, ठीक है। मतलब अगर बचपन से तुम्हें ये चीज कहा जाए कि तुम्हें गलत गलत इंफॉर्मेशन दिया जाए, तो तुम प्रोटेस्ट के बारे में सोचोगे क्यों, तुम कुछ कहोगे क्यों? तुम्हें गलत चीज ऑलरेडी तुम्हारे माइंड के अंदर, जब तुम्हारे 4-5 साल हुआ, तुम जब बातें कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तब से गलत इंफॉर्मेशन तुम्हारे माइंड, गलत हिस्ट्री तुम्हारे माइंड के अंदर दिया जा रहा है। तुम सोचोगे क्यों? तुम उसी को एक्सेप्ट कर लोगे, तुम्हें पता नहीं रहेगा ना, तुम तो बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानते। तो ऐसे ही तो हमारे पास, हम लोग जानते हैं, हमारे पास बुक्स से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हमारे सोसाइटी में अभी भी कुणाल कामरा, उमर खालिद और फिर कन्हैया कुमार, अभी भी ये सारे इंसान हैं।
और मतलब अभी बहुत सारे इंसान है, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, उनको भी जेल भी भेज दिया गया कुछ जर्नलिस्ट को, लेकिन अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। करण थापर जैसा जर्नलिस्ट थे, और जो पॉपुलर है, और एक जर्नलिस्ट जो एनडीटीवी में था, वो भी बहुत पॉपुलर है, उनका नाम मैं भूल गया। अ, हाँ। तो ये सारे जो जर्नलिस्ट थे, जो ये सारे लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी तक एक चॉइस है। लेकिन अगर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ सोचेंगे खुद का बारे में या फिर खुद का फैमिली के बारे में, तो बाद में जो चॉइस है, चॉइस भी एलिमिनेट हो जाएगा, और उसके बाद में जाके खुद का फैमिली भी एलिमिनेट हो जाएगा। तब हम लोगों को सिर्फ सर्वाइव भी करना पड़ेगा। ठीक है। ये एलिमिनेशन। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था शायद ये। यस। तो एक एक करके चीज एलिमिनेट होता जाएगा। लेकिन हम लोगों को, अगर हम लोग वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, खुद जेल में नहीं जा सकते, लेकिन जो इंसान जेल में जा रहा है उसको तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, उसको तो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसको नहीं सपोर्ट कर सकते, तो उसके मतलब उससे इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं, या फिर हमारे बगल में जो दूसरा इंसान है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उससे तो इंस्पिरेशन ले सकते हैं ना। मतलब हम लोग कुछ, कोई छोटा सा एक्ट तो कर सकते हैं ना। कोई भी चीज जो स्मॉल हो, हो सकता है मेरे पास वो कैपेसिटी ना हो कि जेल में जाने की, या फिर उतना, मतलब कुणाल कामरा ही से फिर करेजियस सोल, मतलब उसको पता था पहले से उसके बारे में केस होगा या फिर वो सारा चीज होगा, वो पहले से रेडी था। ठीक है। इसीलिए अभी तमिलनाडु में है, और मतलब वो बहुत बहुत सारे प्लान, जब भी वो वीडियो निकालता है तब कुछ इसके पहले भी 8-10 केस उसके बारे में हो चुका है। ठीक है। इस बार भी होगा, उसे पता था, लेकिन इतना इस बार बहुत ज्यादा हो चुका है सारे चीज के बारे में। जो वैंडलाइज हुआ है, या फिर जो मॉब जाके मतलब जो तोड़फोड़ किया है, ये सारी चीज बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर चला गया है इस बार। जो मतलब बहुत ही मतलब ये इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस, इट्स नॉट द साइन ऑफ ए गुड एंड हेल्दी सोसाइटी। और जब कोई सोसाइटी कोलैप्स करता है ना, तब उससे पहले सोसाइटी बहुत सारे सिग्नल्स देता है। जैसे अगर आपके अंदर कोई कैंसर है, तो फोर्थ स्टेज पर जाने से पहले वो कहता है, मतलब यहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है पेट में, या फिर कोई अलग से प्रॉब्लम हो रहा है जहाँ पे आपको कैंसर स्टार्ट हुआ है, जो भी चीज आपको कुछ सिम्टम्स के थ्रू, तो पहले स्मॉल सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद होता है। कोई भी चीज अचानक नहीं होता सोसाइटी में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के अंदर डेमोक्रेसी फिर डिक्टेटरशिप में बदल गया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। ऑलवेज एक स्लो मोशन पे होता है, लेकिन हम लोगों को दिखता नहीं है, हमारे सामने ही होता है। द द सीक्रेट इज हेयर ऑन द सरफेस, नॉट ऑन सम इनर डेप्थ। सीक्रेट इज ऑन द सरफेस, बट वी कैनॉट सी दैट सीक्रेट, वी कैनॉट सी। और वो चीज धीमे धीमे होता है, धीमे धीमे वो डिक्लाइन करता है। लेकिन कुणाल कामरा का एक इंसिडेंट होने के बाद बहुत सारे इंसान बहुत चीज कर रहा है, बोल रहा है। और इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है, एडुकेशन का बहुत प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। और मतलब। जी जी, क्या बोलते हैं उसे, एयर कंडीशन भी अच्छी नहीं है यहाँ पे, सांस नहीं लिया जा सकता, पहला यस। कंडीशन। यस। बाकी सब यस। छोड़ दे, मुझे रोड नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा नहीं चाहिए, नौकरी मैं खुद ढूंढ लूंगा, सांस लेने दो भाई। तो हाँ, इंडिया का मतलब जो वेदर है वो और भी मतलब पॉल्यूटेड होते जा रहा है दिन बर दिन। और पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल फैक्टर भी नहीं है, मतलब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लोगों को पता है। जो वोटर्स है, एटलीस्ट जो यंग वोटर्स है, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, उसका एक परसेंटेज को तो पता है कि हम लोग अनएम्प्लॉयड है, और हम लोगों को ये चीज चाहिए गवर्नमेंट से, मतलब इसके लिए कुछ पॉलिसी या फिर जो भी सारी चीज एकेडमिक सिस्टम पर लाना चाहिए वो सारी चीज करे। लेकिन ज्यादातर इंसान को इसके बारे में पता ही नहीं है, जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हो रहा है, उसके लिए जो सफरिंग हो रहा है, और जो आगे आने वाला है, उसके बारे मुझे में कोई ऐसा लगता है आइडिया कि नहीं है। जो लोग भी है ना, वो भी कुछ इन सब चीजों में हिपोक्रिट है थोड़े। कि बहुत। मैं जो देख रहा हूँ कि देखो, जो चीज हमें मांगनी चाहिए सरकार से कि हमारे रोड्स ठीक करो, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है उन्हें ठीक करो, ये मांग कुछ और रही है, मांग जॉब रहे हैं। अब देखिए कि एक चीज हम सभी को पता है कि काम काम दिया नहीं जा सकता, इन्हें काम चाहिए भी नहीं है। इन्हें चाहिए कि एक तनख्वाह मिले हर महीने बिना काम किए, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। उन्हें वो चाहिए, उन्हें काम नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। क्योंकि आ, आचार्य प्रशांत को मैं सुन रहा था, तो आचार्य जी मुझे बता रहा, मतलब मुझे क्या, मतलब वीडियो में बता रहे थे कि देखो, काम तो मैं भी दे रहा हूँ, वो भी कह रहे थे कि लोग हम ढूंढ रहे हैं काम के लिए। और वो कह रहे थे कि जो काम जो हम आप कराएंगे उसके हिसाब से ही आपको तनख्वाह मिलेगी। हाँ, ये कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है कि आप काम एक करेंगे तो तनख्वाह आपको उससे 10 गुनी मिलेगी। ऐसा तो नहीं है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो इस देश के जो लोग हैं, वो मतलब उनकी जो चिंता पद्धति भी इतनी करप्ट हो गई है कि वो भी मांगना चाहिए कि वातावरण ठीक हो, या फिर
सेफ्टी ठीक हो, आपके पास पुलिस है तो वुमन सेफ्टी क्या मेन सेफ्टी वो भी ठीक करे। वो सब कुछ नहीं, इन्हें बस जॉब दे दो तो ये शांत हो जाएंगे, तो ये तो कोई समाधान है भी नहीं ना। तो शायद चिंता का स्तर भी इन्हें थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, हमें भी, नागरिक के तौर पर। सो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग चीज उभर कर आती है, तुम्हारा जो तुम आपने जो एग्जाम्पल दिया है उससे। सबसे पहला जो चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स सेपरेटली। मतलब एक ही सोसाइटी में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, और वो सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक तरफ हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी इज ए मेजर एंड बिग प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग चीज हम लोग कर रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ अलग चीज कर रहे हैं, अलग से प्रोटेस्ट, या फिर अलग से बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो प्रोटेस्ट करते हैं विभिन्न डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। उनको जॉब या फिर उनका जो एकेडमिक सिस्टम है इसके रिगार्डिंग बहुत ही छोटा प्रोटेस्ट होता है, लेकिन वो हो रहा है, डिफरेंट सिचुएशंस में हुआ था। जो नीट का जो एग्जाम था उसके उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद भी हुआ था। और फिर जैसे फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहे कि उनका जो बिल्स लाए गए थे, जो फार्मर बिल्स लाए थे उसके अगेंस्ट में। फिर कुछ अलग प्रॉब्लम्स है जो कॉर्पोरेट्स में कुछ प्रॉब्लम्स है इंडियन सोसाइटी में, जो टैक्सेशंस का जो जितना टैक्स देना पड़ता है उसका कुछ अलग प्रॉब्लम्स है। तो जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग प्रॉब्लम को हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सारे जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है ना, ये अलग अलग नहीं है। दे आर कनेक्टेड इंटरनली, इनविजिबली। दे आर कनेक्टेड थ्रू द हिस्ट्री। मतलब अगर ये जो सिचुएशन है, अभी का जो सिचुएशन है, अगर इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो ये सारे चीज हिस्ट्री में एक फ्लो की तरह आ रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम की तरह, मतलब एक सिम्टम की तरह उभर कर आ रहे हैं। लेकिन अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, सबसे पहला। और आपका एग्जाम एक सबसे बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है समझना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले व्हाट वी नीड इज सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, सम काइंड ऑफ pay kind of resistance against the authority, against those who manage our social political order। ओके, लेकिन वो रेजिस्टेंस हमारे अंदर नहीं है। हम लोग उस चीज को उसके पावर के अगेंस्ट में रेजिस्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग पावर को और सेटिस्फाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इरिस्पॉन्सिबिलिटी चीज है ये कि उन्होंने जॉब नहीं क्रिएट लेकिन किया। लेकिन लेकिन हाँ, मतलब किसी की का मतलब मुझे स्कूल जाने के लिए किसी ने तो बाध्य नहीं किया, मेरे मम्मी पापा ने खुद भेजा। तो फिर मैंने खुद स्कूल कंटिन्यू किया। तो वहां पर भी गवर्नमेंट ने मुझे जबरदस्ती स्कूल में, मैंने साल दर साल मुझे भर्ती नहीं करके रखा। मैं ही परीक्षा देने जाता था, मैं ही क्लास अटेंड करने जाता था। अ, अगर मैं अभी 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 बोल रहा हूँ कि अभी अगर मैं क्लास 10th के बाद वो सब ना करके काम सीखता, काम मतलब जो भी काम हो, वो बिजनेस बिजनेस हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो, जो भी हो, या फिर मेरा पारिवारिक कोई बिजनेस हो, उसे मैं संभालता, मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया रहता मेरे हिसाब से। पर अगर कोई खुद की इच्छा से ही स्कूल जा रहा है, खुद की इच्छा से ही कॉलेज जा रहा है, खुद की इच्छा से ही जा रहा है क्योंकि बाकी लोग जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप वो जो व्यक्ति है वो बस झुंड को फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है फिर तो गवर्नमेंट ने ऐसे स्कूल बनाए क्यों, जिससे ऐसे मतलब जहाँ पे ऐसी पढ़ाई होती है जो कि कोई काम में नहीं आती। तो वहां पर भी एक चीज है कि जो भी बनाया है वो गवर्नमेंट में, जो भी स्कूल बनाया हो, कॉलेज बनाया हो, जिस उद्देश्य से भी बनाया हो, लेकिन वहां पे जो पढ़ाते हैं उनका उद्देश्य कोई और ही है, मतलब कुछ और ही है। हमारे तनख्वाह मिलेगी, ना पढ़ाऊंगा फिर भी मुझे तनख्वाह मिलेगी, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है पढ़ाने से। मतलब अब सिस्टम ऐसा हो गया कि उन्होंने सच कहा है, सच के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ऐसा सिस्टम मतलब बना दिया गया है कि अगर कोई टीचर, कोई शिक्षक, मतलब उसे दया आए, वो अपने काम में बहुत डेडिकेटेड है कि हाँ मुझे पढ़ाना है, फिर वो पढ़ाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट टीचर्स को कोई पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं मतलब बाध्य करने का कोई मैकेनिज्म है नहीं। तो ये सिस्टम ऐसे करप्ट है मुझे लगता है। और मतलब मैं एक बात से सहमत, मतलब अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए फिर भी मैं यही बोलूंगा कि जॉब जॉब देना गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम हो सकता है कि अच्छी शिक्षा दे, उसके लिए हम कह सकते हैं, लेकिन शिक्षा देने के बाद कोई शिक्षा लेता नहीं है, बंक मारता है। मतलब बहुत मतलब मैं जब परीक्षा देने गया था कॉलेज में, तब मेरे आंसर शीट देख के शायद 5-6 मेरे दोस्त पास किए। तो अगर गवर्नमेंट से ये मांगने गए कि हम तो कॉलेज पास है, हमें जॉब दो, लेकिन सच्चाई तो उस शायद वो जो
गार्ड में जो टीचर खड़े हुए थे उन्हें पता है, या फिर जिन्होंने परीक्षा दी है उन्हें पता है। पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि जॉब गवर्नमेंट हो और मैं अपना दरवाजा खोलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रखना चाहूंगा, और उसे मुझे तनख्वाह भी देनी पड़ेगी क्योंकि दरवाजा मैं खुद खोल सकता हूँ। और तनख्वाह भी ऐसी नहीं है कि वो थोड़े से मान जाएगा, वो कहेगा कि खोलूंगा दरवाजा और लूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तनख्वाह। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है। सबसे पहला एक चीज है, वो सबसे बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि क्लास 10 के बाद में कोई ऐसा काम सीख सीख सकता था, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कोई स्किल्स, ये सारी चीज सीख सकता था जिससे मुझे काम में आसानी हो। ओके, ये जो थॉट है ना, ये जो आइडिया है ना, इसको समझने के लिए भी आपको एडुकेशन की जरूरत है। आपको पास ये नॉलेज कहाँ से आया? ठीक है, अगर आप क्लास 4 तक पढ़ाई करते या क्लास 2 तक पढ़ाई करते तो आपके पास ये नॉलेज ही नहीं आता है कि ऐसा करके भी काम किया जा सकते थे। गवर्नमेंट को जब एक्सपोज, मतलब उसको जो सवाल किया जा रहा है, तो इसलिए नहीं कि सिर्फ वो जॉब नहीं दे रहे, उनको बहुत सारा अलग अलग लेवल पर सवाल किया जा रहा है। और उनका काम है अच्छा एजुकेशन देना। लेकिन इंडिया में मैं कुछ दिन पहले चैट जीपीटी पर सर्च कर रहा था कि कितना नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स दे डोंट पास इवन क्लास 12। ओके, तो यू विल बी शॉक्ड। हर साल 24 मिलियन पीपल दे बॉर्न, मतलब इंडिया में हर एक साल 24 मिलियन पीपल जन्म लेता है हर साल। और उसमें से सिर्फ, मतलब अगर हम लोग पास जो अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट है जो क्लास 12 में अभी पढ़ रहा है, मतलब वो उसका एज 18 ईयर्स के आसपास होगा। तो 18 ईयर्स से पहले से अगर हम लोग कैलकुलेट करें जो जन्म लिया था, तो वो अगर 24 के से ज्यादा था, मतलब अभी तो बर्थ रेट थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है, तो 24 मिलियन अगर हम लोग एज्यूम भी कर ले, तो उसके रिगार्डिंग जो इस साल का है, पहले पिछले जी। साल का है, तो अभी सिर्फ क्लास 12 पास करता है हर एक साल, वो है 11 मिलियन। मतलब 50% से भी ज्यादा इंसान क्लास 12 तक पास आउट नहीं होता। 50% से ज्यादा। तो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन एकेडमिक सिस्टम? ओके, सबसे पहले तो ये जो आपके पास ये जो चॉइस है ना, जो बहुत सारे इंसान कहते हैं कि पैशन फॉलो करो खुद का, या फिर आप जॉब क्यों कर रहे हो, या फिर आप ये काम कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, या फिर आप कोई कोडिंग सीख सकते हो। यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। मतलब दिस इज टोटली जी नॉनसेंस। मतलब सबसे इसकी, सबसे मजे की बात है कि जब भी पैशन का नाम लेते हैं तब भी गिटार लेके चले आते हैं। तो सबका हाँ पैशन हाँ गिटार है, सबका पैशन मतलब क्रिकेट है क्या? बस लोग जो कर रहे हैं वही देख के, वो भी लोगों को देख के ही ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गिटार बजा रहे हैं या फिर क्रिकेट खेल रहे हैं तो खुद से कुछ सोचा है। देख रहे हैं विराट कोहली इतना सफल है भारत में, तो क्रिकेट खेल लेता हूँ, गिटार बजाने से लड़की आ जाती है, चलो गिटार बजा लेता हूँ। ये सब सोच के ही सोचते हैं वो। हाँ। दीस आर वेरी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। मतलब अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है कि गिटार बजाने से लड़की आ जाएगा, तो गिटार बजाना सीख रहा है, या फिर विराट कोहली को देखा क्रिकेट खेलने की चॉइस डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसका। ठीक है, मैं जी। उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, वो उसके बारे में जब सेल्फ हेल्प लेक्चर दूंगा तब बात करूंगा। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर, अबाउट इंस्टीट्यूशंस, about how academic system function, how like 800 plus are colleges are there in India. Okay, तो वो सारे कॉलेजेस में हो क्या रहा है, एक इंस्टीट्यूशन क्यों क्रिएट किया गया है, इतना जो टैक्स का जो मनी जा रहा है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, तो ऑल दिस ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन एफर्ट, वेयर इज गोइंग इन वेन? मेरा पॉइंट यही है, अगर कोई इंसान एकेडमिक सिस्टम को छोड़कर कोई दूसरा चीज में जा रहा है, तो उसका इंडिविजुअल चॉइस है वो। लेकिन उस चॉइस के लिए भी आपका एक मिनिमम एजुकेशन की जरूरत होता है। लेकिन गवर्नमेंट उस एजुकेशन को अचीव करने तक आपको इनफ रिसोर्सेस नहीं दे रहा है ज्यादातर इंसान को। आपको चीज पता है, क्योंकि मतलब इट इज ऑल्सो प्रिविलेज। अगर आपको जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप करना चाहते हो, वो काम करने की सोच सकते हो, मतलब मेरे पास ऑप्शन है एक, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर सकूं, या फिर करने की एटलीस्ट कोशिश कर सकूं, करने का एक सोच मेरे पास है। ये भी एक प्रिविलेज चीज है। बहुत सारे इंसान जिसको ये तो ऑप्शन होता ही नहीं उनके पास। ओके, तो उस इंसान को, उसके लिए सोसाइटी ने क्या किया? उन लोगों के लिए तो एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल ऑर्डर, इंस्टीट्यूशन काम करना चाहिए। शाहरुख खान के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका बेटा को कहाँ पे पढ़ा है, जिसका मंथ में 1 लाख प्लस सैलरी है। उनसे बहुत ज्यादा मतलब इंसान ऐसा है जिसका, हम, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो, जिसका मंथ में सैलरी वन अगर लाख प्लस है, उन अगर लोगों को, अगर उनके सभी बारे में को चॉइस देने लग, एक सिचुएशन हम मान लेते हैं कि सबको चॉइस मिल रही है, ठीक है। फिर भी मुझे लगता है कि फिर मजदूर कौन बनेगा? कोई अपने चॉइस से मजदूर बनेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है यस, कि मेरा इसका पैशन दैट इज मजदूरी है तो मैं मजदूर दैट बोलूंगा। दैट जवाब नहीं। ऑफ कोर्स नहीं, यस दैट्स ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको चॉइस नहीं दे दोगे।
इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर कोई एक पेरेंट्स है, तो अगर वो ऐसा कहे कि मैं अगर सारे बच्चे को, मेरा 3 चिल्ड्रेन है, ठीक है, सबको सही से पढ़ाऊंगा तो सब लोग तो आईआईटी में जाएगा, ऐसा इसका तो मतलब नहीं। सब लोग पढ़ाई में अच्छा हो तो इसका तो मतलब नहीं। तो मैं कुछ बच्चे को कह देता हूँ कि तुमको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गिव एवरीथिंग, यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। उनको वो अच्छा लगे ना लगे, वो करे ना करे, कुछ लोग मजदूर बने या ना बने, दैट इज नॉट द मेन थिंग। यू यू कैनॉट थिंक इन कॉन्सिक्वेंशियल टर्म। एक होता है जो कि फंडामेंटल रीजनिंग, और एक होता है कॉन्सिक्वेंशियल रीजनिंग। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सिक्वेंशियल रीजनिंग मतलब क्या, जो काम मैं कर रहा हूँ, जो डिसीजन ले रहा हूँ, उसका इफेक्ट में क्या हो सकता पापा। है, उसको एज्यूम करके मैं डिसीजन ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया कॉन्सिक्वेंशियल रीजनिंग। और जो चीज कॉन्सिक्वेंशियल रीजनिंग नहीं है, मतलब जो फंडामेंटल है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द इफेक्ट आता है। जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में आया, तो जिसका बॉडी हेल्थ फुल फुल अच्छा है, उसका हार्ट, किडनी, लीवर, लंग सब कुछ अच्छा है, लेकिन 5 अलग अलग पेशेंट है। एक को हार्ट की जरूरत है, एक को किडनी की जरूरत है, एक को लंग्स की जरूरत है, ठीक है, किसी को आई की जी जी। जरूरत है। ठीक है, अगर अगर मैं एक हेल्दी इंसान को मार डालू हाँ, एज ए ये डॉक्टर, वाला मैंने सुना है, हाँ। यस, अगर मैं एक हेल्दी इंसान को मार डालू एज ए डॉक्टर, और 5 उसके सारे ऑर्गन्स को मैं ट्रांसप्लांट कर दूं 5 अलग अलग इंसान को, मैं आई कैन सेव 5 लाइव्स। कॉन्सिक्वेंशियल इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी वो ज्यादा बेनिफिटेबल है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं कर सकूं, क्योंकि हर एक इंसान को दे हैव देयर ओन राइट्स टू लिव एंड दे शुड बी ट्रीट इक्वली, जो कि अगेंस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस आता है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर मैं सबको एजुकेशन दूंगा तो कुछ इंसान तो मजदूर बनेंगे, तो मैं सबको एजुकेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। दैट कैनॉट बी, दैट्स हाउ सोसाइटी कैनॉट फंक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट को सारे इंसान को एजुकेशन देना होगा, ठीक है, सारे इंसान को इक्वली ट्रीट करना होगा, और इसके लिए अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाना होगा, ठीक है। दैट्स मतलब ये तो सबसे पहला चीज है, मतलब दिस इज सो बेसिक एंड सो फंडामेंटल कि गवर्नमेंट शुड ट्रीट ईच एंड एवरी वन इक्वली। ओके। और एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो वो है कि मतलब आप थोड़ी देर पहले जब जो एग्जाम्पल दे रहे थे आचार्य प्रशांत का, तब आप एक चीज और कह रहे थे कि देयर आर फ्लॉस इन ऑडियंस, लाइक लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस, कि कौन पार्टी को वोट देना चाहिए, क्या गवर्नमेंट से एक्चुअल में मांगना चाहिए, वो गलत चीज मांग रहा है। कोई इंसान अगर रिलीजियस के बारे में मांग रहा है, तो नाउ हियर इज ए काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस सिंपल कि इंसान गलत चीज नहीं नहीं मांग रहा है नहीं तो नहीं, पॉलिटिशियन। एक बात बस। हाँ जी हाँ जी, हाँ, ओके बस सॉरी। एक बात यस। सुधारूंगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं, उनके पास पूरी समझ है कि गवर्नमेंट क्या है, कौन हाँ दंगेबाज है, हाँ कौन चोर है, वो सब सब पता है उनको। उनको सब पता है, उनको सब पता है। पता होने के बाद भी वो किस मुद्दों पे कर रहे हैं, उनकी चॉइस है। वो अपने चॉइस से ही अपने मुद्दे चुन रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये आई थिंक दिस इज मच मोर बेटर स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ हम्म। पर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसमें थोड़ा सा डेप्थ है। ये जो पॉलिटिशियंस है ना, दे आर काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन टोटल इन कल्चर। मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मास जो मिलियंस ऑफ पीपल, क्या क्या कौन से मेंटल स्टेट पर वो लोग है। और वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो चीज है, मतलब पॉलिटिशियंस कुछ बुरा कर रहे हैं, उसका इफेक्ट में इन लोगों को बुरा हो रहा है, और ये लोग कुछ बुरा डिसीजंस ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हो रहा है। तो एक साइक्लिक लूप क्रिएट हो रहा है। सो यू कैनॉट ब्रेक दिस लूप एट द लेवल ऑफ काइंड ऑफ, लाइक यू कैनॉट क्वेश्चन द लेवल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम्स मतलब जो मास ऑडियंस पर है, मतलब जो वोटर्स पर है, सब लोग पर है, और पॉलिटिशियंस पर नहीं है, या फिर सिर्फ पॉलिटिशियंस पर है, जो जनरल ऑडियंस है, जो मतलब जो वोटर्स है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम्स दे दिस प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ऑन साइक्लिक लूप। मतलब हम लोग चुनकर जो पॉलिटिशियंस को लेके आ रहे हैं, वो गलत चीज कर रहा है, वो उसके मतलब क्रिमिनल्स आर नाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग इन पार्लियामेंट्स, ओके। More than 42% they have criminal record, those who are MPs now, okay। तो 42% लोगों के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आप सोच सकते हो कि वो लोग, उनके डिसीजंस के अंडर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर वो लोग अगर आज डिसीजंस ले कि आपको 500 रुपीज का नोट बैंड हो चुका है, तो उस डिसीजन से हम लोग इन्फ्लुएंस होंगे। उनका मेंटल स्टेट के बारे में सोचो, जिसके अंदर, जिसके बारे में मल्टीपल रेप केस है, जिन्होंने दूसरों को मर्डर केस है जिसके अगेंस्ट में, ठीक है, उन्होंने कुछ तो किया है। और 42% मैंने सोच लिया सारे इंसान तो सेम नहीं है, इतना तो हम लोग इतना अच्छे कंट्री में नहीं है कि वो जैसे जैसे गांधी जी जैसे जेल में गए थे, वो लोग भी ऐसे ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लेके घूम, ऐसे तो नहीं है वो लोग, उनके अंदर रियल ऑथेंटिक केस है, ठीक है। तो तो मतलब दैट इज माई पॉइंट कि एक साइक्लिक लूप में चल रहे हैं, और इस लूप को ब्रेक करने के लिए वी नीड ए न्यू क्लास ऑफ पीपल, ए न्यू क्लास ऑफ वोटर्स, या फिर एक न्यू क्लास ऑफ
आइडेंटिटी, जो लोग उभर कर आएंगे सोसाइटी से, और दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट प्लेस। दे मे बी डिस्ट्रीब्यूट, दे मे लीड द जनरल सिविलियंस। वो लोग ऐसे कर सकते हैं, जो वोटर से, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल से, उनको लीड कर सकते हैं एज ए सोशल लीडर, एज ए सोशल फेस, एज ए पॉलिटिकल स्कॉलर, पॉलिटिकल फिलोसोफर, थिंकर, या फिर कोई एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कोई एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई भी इंसान। और कुछ जो पीपल जो उभर कर आएंगे, दे विल पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब कुछ नया पॉलिटिकल लीडर्स उभर कर आएंगे। लेकिन जो नया क्लास ऑफ पीपल होगा, ये लोग कहाँ से आएंगे? और ये लोग जब आएंगे, तब ये जो लूप है, इस लूप को ब्रेक करना होगा। उस ब्रेक करने के लिए वी नीड ए न्यू क्लास ऑफ पीपल, न्यू काइंड ऑफ एन आर्मी फोर्स, नॉट आर्मी इन द जनरल सेंस, इन सिंबॉलिक सेंस। और उस फोर्स के बिना हम लोग इस चीज को, इस लूप को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, जिस इंसान को, जिसको अच्छे से पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, बिहार के बारे में सोचो, ठीक है, जिसके पास, जिसको दिन में 300 रुपए में दिन चलाना पड़ता है, 200 रुपए में दिन चलाना पड़ता है। अगर वोट से पहले अगर कोई इंसान आके उसको कहे कि मैं तुम्हें 500 रुपीज दे रहा हूँ और तुम मुझे वोट दे दो, अगर वो इंसान 500 रुपीज दे रहा है, तो आई डोंट सी इट इज लाइक वी कैन क्वेश्चन देम एज एडुकेटेड पीपल, एज लिबरल लेफ्टिस्ट, और एज सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल। देयर इज, वी डोंट हैव एनी राइट टू क्वेश्चन देयर चॉइस। ठीक है, हम लोगों ने उनको क्या प्रोवाइड किया, क्या चीज दिया है कि वो लोग करेंगे, मतलब सही इंसान को वोट देंगे वो लोग। तो उनके लिए वो बहुत बहुत मतलब अचीवमेंट है उनके लिए वो चीज। तिहार बनाएंगे वो लोग कुछ दिन, 500 रुपीज मिल गया मुझे, मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ। वो नहीं सोचेंगे कि ये क्रिमिनल है, कि ये आने के बाद मेरा बेटा का इस शिक्षा में नहीं पार्ट ले रहा है। और उसको भी अच्छी तरीके से पता है कि मैं अगर वोट दे दूं तो बाकी सारे लोग तो नहीं देने वाले ना। ठीक है, तो यहाँ पर आता है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द अदर, बिग अदर। फ्रेंच साइकोएनालिस्ट जैक लैकॉन का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बिग अदर। What is this big other? Big other is not something which exists outside of us, but inside of us. एक एग्जाम्पल देता हूँ, स्लावोज जीजेक जो स्लोवेनियन स्कॉलर है, फिलोसोफर, वो इस एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस बिग अदर को एक्सप्लेन करने के लिए, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जो क्रिश्चियन पेरेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि 25 दिसंबर में अपना जो चिल्ड्रेन है उसके लिए गिफ्ट देता है। ठीक है, क्यों क्यों आप गिफ्ट देते हो? डू यू बिलीव इन सेंटा क्लॉज? No, I don't believe in Santa Claus, but my children, they believe in Santa Claus. So I like pretend to believe that I, in front of them, that I believe in Santa Claus. ठीक है, अब आप चिल्ड्रेन के पास जाओ, आप उनसे पूछो कि डू यू बिलीव इन सेंटा क्लॉज? मुझे नो नो नो, आई डोंट बिलीव, आई एम मच मोर लाइक आई एम ग्रोन अप पर्सन एंड आई डोंट बिलीव ऑल दिस बुलशिट थिंग, बट आई जस्ट प्रिटेंड टू बिलीव इन सेंटा क्लॉज सो दैट माय पेरेंट्स दे गिव मी द गिफ्ट। ओके, सो दे डोंट गेट टू नो। ओके, तो मतलब the children, they are assuming that the other people, someone else, someone other, what he believes, children उसको assume कर रहा है। और दूसरे साइड जो पेरेंट्स है वो assume कर रहे हैं कि what other people believes। ये जो अदर है, ये अदर एक्चुअल में चिल्ड्रेन या फिर पेरेंट्स नहीं है, बल्कि पेरेंट्स का जो अदर है वो पेरेंट्स का थिंकिंग का पार्ट है, नॉट द चिल्ड्रेन। और चिल्ड्रेन का जो अदर है वो एक्चुअल में पेरेंट्स का पार्ट नहीं है, वो एक्चुअल में पेरेंट्स नहीं है, बल्कि चिल्ड्रेन का ही एक सेल्फ है, उसका ही एक एक्सटेंशन है। इसके लिए और इस चीज को, ये जो बिग अदर है, जो एक्चुअल में आउटसाइड ऑफ अस नहीं है, बल्कि हमारा जो थॉट है, हमारा जो माइंड है, उसका एक्सटेंशन है। इस चीज का अगर हम लोग पॉलिटिकल लेवल पर अप्लाई करें तो इसके लिए और एक अच्छे एग्जाम्पल है। एक बार क्या हुआ कि एक सोसाइटी में ऐसा एक र्यूमर आ गया कि कुछ दिन बाद इस सिटी में कोई टॉयलेट पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे साफ सुथरा करेंगे अगर बाथरूम जाएंगे तो? ठीक है, वो वेस्टर्न कंट्री है, समझ लो। तो टॉयलेट पेपर नहीं मिलेगा, टॉयलेट पेपर का बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके कुछ दिन बाद देखा गया कि सच में टॉयलेट पेपर का क्राइसिस हो गया है सोसाइटी में, जो सिटी है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये कैसे हुआ? इन जनरल हम लोगों को लगता है कि ऐसा होगा कि सारे इंसान ने सोच लिया कि टॉयलेट पेपर का क्राइसिस हो जाएगा, तो मैं पहले से टॉयलेट पेपर बहुत ज्यादा खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए टॉयलेट पेपर का क्राइसिस आ गया सोसाइटी में। लेकिन ऐसा नहीं है, थॉट्स आर नॉट इन दिस लीनियर पैटर्न कि टॉयलेट पेपर का क्राइसिस हो जाएगा तो मैं पहले से ज्यादा खरीद लेता हूँ एज ए सेविंग्स, जो कि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मार्केट में क्राइसिस आएगा, सारे लोग ज्यादा ज्यादा खरीदने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ऐसा हुआ है कि सारे इंसान सोचने लग गए कि टॉयलेट पेपर का क्राइसिस होगा, ये तो बिल्कुल रूमर होगा। ठीक है, ये तो मतलब प्रोपागेंडा है, ऐसा कभी नहीं होता, टॉयलेट पेपर का क्राइसिस हो जाएगा। लेकिन मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि बाकी सारे इंसान को नहीं पता है कि र्यूमर है या फिर एक प्रोपागेंडा है, और हो सकता है कि वो लोग ज्यादा टॉयलेट पेपर खरीद ले। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले से ही खरीद लेता हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे तो यूज करना ही होगा ना। तो ये जो सोच है कि अदर पीपल,
हो सकता है कि उन लोगों को समझ में ना आए कि टॉयलेट पेपर का जो र्यूमर आया है एक र्यूमर है। हो सकता है सच में बिलीव कर ले, सारे लोग खरीदने लग जाए और फिर टॉयलेट पेपर का क्राइसिस हो जाए। अदर पीपल ऐसा सोच सकते हैं, तो मुझे तो जरूरत है, मैं पहले से ही खरीद लेता हूँ। और ये चीज सारे इंसान ने सोचा है और सारे ने खरीद लिया, और फिर टॉयलेट पेपर का एक्चुअल में क्राइसिस आ गया। तो सारे इंसान ने क्या सोचा, उन्होंने हर एक इंडिविजुअल ने क्रिएट किया एक अदर को, जो एक्चुअल में टॉयलेट पेपर को इस र्यूमर में बिलीव करेगा और ज्यादा टॉयलेट पेपर खरीद लेगा। और उसके रिस्पॉन्स में ये लोग खरीद लिया। लेकिन वो अदर क्या है, एक्चुअल में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिन्होंने ऐसा सोचा है कि टॉयलेट पेपर का जो र्यूमर है, उसको सच में एक्सेप्ट किया। सब लोगों को पता है कि एक र्यूमर है, एक प्रोपागेंडा है, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि मुझे पता है एक प्रोपागेंडा, लेकिन दूसरे इंसान को पता नहीं है, अदर पीपल को पता नहीं है। तो इसलिए मैं पहले से ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि वो लोग खरीद लेंगे। तो वो जो अदर है वो एक्चुअली उसका पार्ट है। एम आई क्लियर, मतलब ये चीज मतलब एक्सप्लेन हुआ। हाँ। तो जी जी। ऐसा ही होता है पॉलिटिकल लेवल पर, सारे लोग सोचता है कि अदर पीपल दे आर नॉट गोइंग टू गिव द वोट इन द राइट वे, मतलब सही तरीके से वो लोग वोट नहीं देने वाले हैं, वो लोग उनको समझ में नहीं आने वाला है। तो सब लोग उस अदर को, मतलब वो जो अदर है एक्चुअल में विच इज द पार्ट ऑफ आवर सेल्व्स, और उस अदर का जो फ्रेम है, मतलब वो जो अदर है वो एक्चुअल में हमारा अलग अलग कोई इंसान नहीं है, वो हमारा ही एक पार्ट है, लेकिन हमको लगता है कि वो हमसे अलग है। दैट इज द पार्ट ऑफ आवर अनकॉन्शियस। वो जो अनकॉन्शियस है, जैसे हमारा बॉडी का स्किन है, स्किन के अंदर बॉडी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो जो अदर है ना, हम लोग जो अदर पीपल के बारे में सोचते हैं, वो एक्चुअल में हमारा अनकॉन्शियस का स्किन है, उसका सरफेस है। अनकॉन्शियस वहां से खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो उस पॉलिटिकल अनकॉन्शियस को चेंज करना होगा। दैट इज द पॉलिटिकल कल्चर, द अनकॉन्शियस ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। जो सोसाइटी में हम सब लोग अनकॉन्शियसली पॉलिटिक्स के बारे में कुछ चीज बिलीव करते आए हुए हैं, और उसी का फेस है ये अदर। और उस चीज को हमको चेंज करना है, लेकिन हमारे अंदर ही वो अदर है। सो वी हैव टू बिगिन द चेंज फ्रॉम आवरसेल्व्स, फ्रॉम आवरसेल्व्स। और जब हम लोग एक बार इस चेंज को मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब उस अदर को चेंज कर लेंगे खुद के अंदर, और वी कैन एक्ट काइंड ऑफ एज एन सोर्स ऑफ द चेंज। हम लोगों का जो नैरेटिव है उससे दूसरे इंसान का जो अदर और सेल्फ है, उसके जो टेंशन है, उसके अंदर जो को क्रिएट कर रहा है खुद का माइंड को, हम लोग जब खुद का जो सेल्फ, खुद का अदर को जब चेंज कर लेगा, तो उस चीज को हम लोग दूसरे इंसान के पास एक जब रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम लोग दूसरे इंसान से जब बातें करेंगे, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, खुद का जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसके बारे में लॉजिक देंगे, तो वो लोग भी खुद का जो अदर और सेल्फ का जो बीच में जो रिलेशन है उसको चेंज कर पाएंगे। लेकिन ये जो चेंज है, इस चेंज को एक चेन रिएक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड टाइम, और वी नीड ए न्यू क्लास ऑफ पीपल, ए न्यू काइंड ऑफ पीपल, दोस हु विल बी कॉल्ड एज ए काइंड ऑफ न्यू रेवोल्यूशनरिस्ट। मतलब जो रेवोल्यूशंस को लाएगा, जो द एजेंट ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिक्स या फिर फ्यूचर सोसाइटी, जो फ्यूचर को वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा सोसाइटी एक्चुअल में कैसा होगा। वो जो इमेजिन स्पेस थे वहां पर जो डार्क व्यू को हम लोग सोच रहे थे, उसके बाद मतलब उसका रिप्लेसमेंट में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, एक नया थॉट को या फिर नया सोशल ऑर्डर को हम लोग इमेजिन कर पाएंगे। कि इफ यू बिलीव us, or if you like accept this new political belief, then we can create together a new world, a new society, a new kind of India where we all can live together peacefully and happy, or at least relatively more peacefully rather than what we are doing now. सो इसीलिए हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि व्हाट, मतलब वो बगल वाला इंसान तो, मैं अगर सही मतलब अगर इस पॉलिटिशियन को वोट ना भी दूं, लेकिन वो तो दे देगा ना। तो दैट इज वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन अदर। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो दूसरे इंसान का थॉट है, नहीं, वो एक्चुअल में हमारा थॉट है। ठीक है। तो वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। तो हम लोग भी उसका पार्ट हो जा रहे हैं, मतलब हम लोग भी अनकॉन्शियसली वो जो प्रोपेगेंडा है, जो सोशल जो कैओस है उसका पार्ट है, लेकिन हम लोगों को लगता है मैं नहीं हूं, वो बगल वाला इंसान है, वो मेरा रिलेटिव है। लेकिन नहीं, वी आर द पार्ट। हमको चेंज करना होगा और फिर उसको रेप्लिकेट करना होगा, उसको चेन रिएक्शन में डालना होगा, कि जो कि हमारा आसपास के इंसान धीमे धीमे करके उसको स्प्रेड करे। और वो चेन रिएक्शन जब एक बार एक टिपिंग पॉइंट होता है, उसको जब क्रॉस कर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा सोसाइटी बहुत कम टाइम में उस टिपिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद, बहुत कम टाइम में जो कल्चरल जो प्री कॉन्शियस या फिर जो अनकॉन्शियस है, वो बहुत जल्दी से चेंज हो सकता है, वो पॉसिबल है। और इसीलिए उस पॉसिबिलिटी का सिग्नल है कुणाल कामरा, उस पॉसिबिलिटी का सिग्नल है जो न्यू एज, जो पीपल आवाज मतलब आवाज दे रहे हैं, जो पावरफुल पीपल है उसके अगेंस्ट में, जो चीज जो इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है, जो इंसान पावर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, दे आर द सिम्टम, दे आर द सिग्नल्स of that possible world, of that possible peaceful future.
That is my position. That is what now I am like trying to incorporate within myself. ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि वी डोंट हैव टू जस्ट थिंक व्हाट अदर पीपल थिंक, वो लोग कैसे वोट दे रहे हैं, अगर मैं भी दे दूँ तो वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स एंड देन वी हैव टू क्रिएट दैट चेन रिएक्शन। और हाँ, और एक चीज जो अच्छा, ये प्रशांत का, आई वांट टू गो बैक टू दैट पॉइंट बिकॉज इट वाज आई थिंक रॉन्ग कि मैं किसी को जॉब दे रहा हूँ लेकिन कोई इंसान इसके लिए कैपेबल नहीं है। दैट्स नॉट ए वैलिड आर्गुमेंट। मतलब इंडिया कितना लार्ज स्केल कंट्री है, कितना इंसान को कोई नहीं नहीं नहीं, वो इंडिविजुअली। उन्होंने 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 वो बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं भी काम दूंगा और काम की तनख्वाह भी दूंगा, लेकिन आप लोगों को जिस चीज की लत लग गई है कि काम करूंगा एक और मैं मतलब उसके तनख्वाह मिलेगी 10 गुना। यहाँ पे आप जितना काम करेंगे उतनी ही तनख्वाह मिलेगी। आप लोगों को एक सपना मम्मी पापा से शुरू करके एक पुराने जमाने से चली आ रही है कि सरकारी नौकरी, टेबल के ऊपर की कमाई, टेबल के नीचे की कमाई। तो जो असली काम होता है जिंदगी में, यूएस में जो कॉर्पोरेट दुनिया है, वहां पे आप जितना काम करते हैं, अपनी कंपनी को जितना लाभ पहुंचाते हैं, उस मतलब उसके अनुपात में आपको अपनी आपको तनख्वाह मिलती है। यस तो तनख्वाह मिलता उसकी है, यस। आदत, हाँ हाँ, तो उसकी आदत भारतीयों को अभी तक लगी नहीं है कि जितना काम उतनी यस। तनख्वाह। तो क्यों वो सिंहासन, मतलब कि एक पॉइंट है कि जो सिविल सर्विस है, जो यूपीएससी है, उसमें 1,000 से भी कम सीटें आती है। उसमें भी 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख प्रीलिम्स देने जाते हैं। उसके बाद एक हिसाब है। तो एक आदमी कह रहे थे कि इतने लोग करते क्यों हैं, क्यों करेंगे? अरे भाई, वो कोई जॉब देने नहीं जा रहे हैं कि एक जॉब है जो उन्हें चाहिए। एक सिविल सर्वेंट बनना मतलब टेबल के ऊपर की कमाई, नीचे की कमाई, अपने पड़ोस के बीच में एक सम्मान, मतलब खोखला सम्मान, इस सब के पीछे वो जा रही, वो कोई काम ढूंढने नहीं जा रही। इसलिए आचार्य प्रसाद ने कहा था काम तो मैं भी दे रहा हूँ लेकिन आपको करना नहीं है, क्योंकि यस यस काम तो आप ढूंढ नहीं रही हो, आप बस एक सिंहासन ढूंढ रहे हैं। जी yes, yes. That's I now I agree with him. इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर ये चीज सही है कि देयर इज, मतलब हमारे कंट्री में एक ऐसा कल्चर है कि अब मैं इस चीज के बारे में खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं ऐसा फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट सर्विस, मतलब सारे मेरा जो पेरेंट्स है या फिर मेरा जो रिलेटिव्स है, मतलब जो ग्रैंड फैमिली है उसमें सारे इंसान ही गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। तो और जब मैं ऐसा डिसीजन लिया कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाऊंगा तो दे वर लाइक शॉक्ड। ठीक है। और ये पॉइंट, ये जो चीज है आपने जो कहा ना कि गवर्नमेंट सर्विस में एक फैसिलिटी है कि यू डोंट हैव टू वर्क। मतलब एक तो चीज है जो ऊपर की टेबल के ऊपर नीचे की जो इलीगल अर्निंग्स है वो सारी चीज तो एक वो तरफ तो है। छोड़ ही और दीजिए, हाँ वो छोड़ ही दीजिए। उसके अलावा और एक पॉइंट है वो यही है कि यू डोंट हैव टू वर्क दैट मच। मतलब अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में चले गए, अगर आप काम ना भी करेंगे तो भी आपको जॉब मिल, मतलब और बहुत सारा हॉलीडेज मिलता है। मतलब तो ये जो माइंड सेट है, जी वी डोंट हैव टू वर्क, वी आर ट्राइंग टू फाइंड ए प्लेस kind of in a chaotic society, in a chaotic culture where there will be no chaos। मतलब एक ऐसा सोसाइटी है, एक ऐसा सोशल ऑर्डर है जहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है। उसके अंदर हम लोग एक ऐसा प्लेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा लेकिन तनख्वाह मिल जाएगा, बहुत सारा हॉलीडेज मिल जाएगा, मैं सेफ एंड सिक्योर रहूंगा। ऐसा नहीं सोच रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा चीज बिखरा हुआ है, बहुत सारा चीज प्रॉब्लमेटिक है, वी हैव टू चेंज दिस थिंग ऑल टुगेदर। नहीं, बल्कि इसी के अंदर मैं अपना एक छोटा सा प्लेस ढूंढ लूंगा, कुछ सेफ सेफ जोन है जहां पे मैं जाऊंगा, मतलब दूसरे इंसान से फाइट करते हुए, और फिर मैं बच जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा ना कि सो मेरा पॉइंट यही था जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कुणाल कामरा के बारे में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग कुणाल कामरा के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे, बल्कि हम लोग डेमोक्रेसी और जो फ्रीडम है, डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर के अंदर जो फ्रीडम एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बारे में डिस्कस किया। जो पॉलिटिकल अनकॉन्शियस के बारे में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिग अदर से हम लोगों ने स्टार्ट किया। और आचार्य और प्रशांत के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया। तो आपसे बात करके अच्छा लगा, और इस जी वीडियो और इस पॉडकास्ट में आने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जो भी ऑडियंस अगर इतना दूर तक देख रहे हो तो हम मतलब मेरा चैनल और इनका चैनल दोनों का भी सब्सक्राइब कर देना। इनका चैनल का लिंक मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके इनका चैनल को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो जी मच, और अगर आप कुछ जी, कहना थैंक यू। चाहते हो तो ओके, थैंक मतलब यही, मतलब आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं कि जो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम एज ए सोसाइटी ठीक करके एक अच्छी सरकार या फिर अच्छी व्यवस्था को ला सकते हैं। तो उन बारे में शायद भविष्य में और
चर्चाएं हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो। थैंक यू।